हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम कर रहे थे आपका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। आप सेकेंड ईयर में आपके जो 2 प्रैक्टिकल हैं उसमें से जो बेसिक फूड्स वाला प्रैक्टिकल है उसमें से हम पढ़ चुके थे फर्स्ट प्रैक्टिकल, जो कि जिसके अंदर हमने पढ़े थे प्रयोगशाला का परिचय और इक्विपमेंट्स और जो वोकेबलरी इस्तेमाल आती है इसके अंदर, वेट्स एंड मेजर्स, ये सारा कुछ आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल, एक तरह से इंट्रोडक्शन था, वो सारा आपने राइट अप कर लिया है। अब हम असली प्रैक्टिकल्स पे आते हैं जिसमें कि आपको सीखना है और करना भी है इसमें। तो इसमें हम पहला जो पॉइंट है इसका सेकेंड प्रैक्टिकल में आपके आते हैं मील प्रिपरेशन फ्रॉम सीरियल, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स। इस तरह से आपको वो सिलेबस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएगी। तो हम उसका पहला पॉइंट आज ले रहे हैं सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स यानी कि अनाज के व्यंजन। तो मनुष्य कई अलग अलग पौधों पर खाद्य स्रोतों के रूप में निर्भर करता है। आप जानते ही हैं, क्योंकि हम बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन हमेशा से ही हम जानते हैं कि अनाज सबसे इम्पॉर्टेंट है। अनाज का उत्पादन और खेती जो है ज़्यादातर वार्षिक आधार पर की जाती है, ईयरली इसकी खेती होती है। और अनाज क्या है ये आप जानते हैं, आपने थोड़ा सा अगर थ्योरी में पढ़ लिया होगा। तो अनाज क्या है? बीज और घास के दाने हैं, बीज कहलाता है। और इनके जो फल हैं यानी जो बीज है वही सबसे ज़्यादा लाभ देता है, जिससे ही हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उससे ही मिल रहा है, यानी वही है जो खाने की चीज़ है। तो उसको प्राप्त करने के लिए खेती की जाती है। अब इसमें रोगाणु होते हैं, कई बार एंडोस्पर्म होते हैं और चोकर होता है। रोगाणु से मतलब रोग वाला नहीं है, एक्चुअली जर्म से मतलब है, जो भी जर्म है वो उसके अंदर है, और इसलिए इन्हें सोरोप्सिस भी कहा जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अनाज है वो है गेहूँ, चावल, मक्का, जई, जौ, ज्वार और बाजरा, जो कि सबसे ज़्यादा खाने में काम लिए जाते हैं। और अनाज की खेती जो है बहुत भारी मात्रा में की जाती है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो। और अधिकांश जो विकासशील देश हैं उसमें एक प्रधान भोजन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, सबसे कम कॉस्ट है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। खासतौर से अगर हमारा देश देखा जाए तो हमारे देश में गेहूँ, चावल, बाजरा और ज्वार आदि मुख्य रूप से खाए जाते हैं। और हमारे आहार में लगभग 80% कैलोरी और 70% प्रोटीन जो है अनाज के द्वारा प्राप्त होता है। अलग अलग तरह के अनाज होते हैं, अगर हम उनका परसेंटेज निकालें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन एवरेज निकालें तो 6.2 ग्राम्स प्रोटीन और 350 ग्राम्स कैलोरी होती है। तो इसके अलावा कुछ भी ग्राम नहीं होगा, कैलोरी होगा ये। इनके अलावा कुछ भी मात्रा में खनिज लवण, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब भी होते हैं कुछ और मात्रा में। और इसके अलावा एक ख़ास बात है कि अनाज में लाइसिन नामक अमाइनो अम्ल नहीं पाया जाता है। असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके बारे में आपने प्रोटीन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो उसमें से लाइसिन जो असेंशियल अमाइनो एसिड है वो नहीं पाया जाता है, लेकिन मिथियोनिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि दालों में नहीं होता है। तो आप समझ रहे हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इंडिया में जो ज़्यादातर चीज़ें खाई जाती है वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन की तरह से खाई जाती है ट्रेडिशनली ही। जो अनाज और दालों को मिला के ज़्यादातर फूड्स तैयार होते हैं, या फिर साथ में कॉम्बिनेशन है खाने का, जो इस तरह से किया जाता है जिससे कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। अब अनाज के की बेसिक चीज़ बता रही हूँ आपको कि अनाज के 3 प्रकार होते हैं, जिनको कि अपन आगे इन नामों से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला है साबुत अनाज यानी कि होल ग्रेन्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये वास्तविक रूप है, इसमें ही सारे पोषक तत्व हैं जिनके बारे में हम न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करते हैं कि अनाज में ये होता है या ये नहीं होता है। तो ये किस तरह से साबुत अनाज के बारे में बात की जाती है इसमें। फिर आता है परिष्कृत अनाज या रिफाइंड ग्रेन्स। परिष्कृत से मतलब है कि उसकी सफाई कर दी जाती है और ज़्यादा उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइंड ग्रेन में से क्या होता है, बाहर से पूरा छील दिया जाता है। जब छील दिया जाता है तो क्योंकि ज़्यादातर में क्या होता है कि बाहरी परत की तरफ ही ज़्यादातर पोषक तत्व होते हैं, तो वो सारे पोषक तत्वों को अलग कर दिया जाता है और अब फिर अंदर क्या रह जाता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रह जाते हैं, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद नहीं होते। फिर आता है समृद्ध अनाज या एनरिच्ड ग्रेन्स।
एनरिच्ड ग्रेन्स आप एनरिचमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स और ये सब पढ़ोगे आप आगे। समृद्ध का मतलब है कि प्रोसेसिंग के दौरान खो जाने वाले पोषक तत्वों को बाद में वापस डाला जाता है। सारे नहीं डाले जा सकते, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको डाला जाता है बाद में। तो ये भी बहुत अच्छे तो नहीं है, बस ये है कि रिफाइंड से थोड़ा सा बेटर है। अब हम देखें कि हम क्योंकि प्रिपरेशंस पे आ रहे हैं, प्रैक्टिकल में आपको कोई ना कुछ रेसिपी बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनाज को पकाने से उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं जो उसको पकाने की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। जैसे कि तलने पर वसा का समावेश हो जाता है, भूनने पर गर्मी से नष्ट होने वाले कुछ विटामिन नष्ट होते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व जो आसानी से पचने योग्य हो जाते हैं, जैसे कि कार्बोज और प्रोटीन। सामान्य जो प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है, बाहर का छिलका निकाल दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा अगर प्रोसेसिंग कर दी जाए, जो मिल के चावल होते हैं या जो आपके पैक आटा आता है, इन सब में क्या होता है, बी विटामिन और कुछ मिनरल भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अत्यधिक प्रोसेसिंग किए हुए अनाजों का कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि कम से कम प्रोसेस्ड अनाजों को इस्तेमाल किया जाए। पकाने की विधि भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि कम से कम पोषक तत्व नष्ट हो और साथ ही भोजन सुपाच्य और स्वादिष्ट भी बन जाए। ठीक है, पकाने की विधियों के बारे में भी आपने आपका जो थ्योरी पोर्शन है उसमें पढ़ा होगा और ये अभी पढ़ रहे होंगे। पकाने के दौरान होने वाले जो मेन जो बदलाव हैं अनाज के क्षेत्र में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है डेक्स्ट्रिनाइजेशन और ग्लूटेनाइजेशन। डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या है, इसमें शुष्क ऊष्मा देते हैं, जैसे कि रोटी सेकते हैं या आपके मटरी वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। मेनली ये जो ड्राई हीट देने के कारण से इसके अंदर पानी नहीं डाला हुआ होता है, तो अनाज के रंग और सुगंध में अंतर आ जाता है और अनाज में जो उपस्थित शर्करा है वो डेक्स्ट्रिन में बदल जाती है। अब ये शर्करा जो होती है ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड होती है, जो कि डाइसेकेराइड में बदलती है। ये भी आपने अगर आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं आप कार्बोज के बारे में या आपके अनाजों के बारे में, तो आपको ये याद आ जाएगा कि जो हमारी बहु शर्करा होती है, बहु शर्करा जो है द्विशर्करा में बदल जाती है, यानी डेक्स्ट्रिन में। तो इसकी वजह से अब आप समझिए कि वो ज़्यादा डाइजेस्टेबल हो गया, तो उसका जो उत्पाद का स्वाद है वो थोड़ा मीठा हो जाएगा क्योंकि शुगर्स में कन्वर्ट होता है। डेक्स्ट्रिन जो है हमारी जो शुगर हम चाय में और दूध में जो चीनी डालते हैं, वो चीनी भी डेक्स्ट्रिन ही है, टाइप डिफरेंट है, बस फॉर्मूला में अंतर है। तो इससे उत्पाद का स्वाद जो है थोड़ा मीठा और खुशबू में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। रंग तो हो ही जाता है हल्का भूरा सा, तो वो एक फ्लेवर उसके अंदर आ जाता है जो कि पसंद किया जाता है। जिस तरह से रोटी सिकती है तो उसकी खुशबू आपको अच्छी लगती है, बाटी सिकती है, ये जो भी सेके जाते हैं वो सब चीज़ें डेक्स्ट्रिनाइजेशन है। फिर आता है ग्लूटेनाइजेशन। ग्लूटेनाइजेशन जो है एक इलास्टिक जैसा होता है। जब अनाज में उपस्थित स्टार्च को आर्द्र ऊष्मा दी जाती है, यानी कि पानी की उपस्थिति में, मॉइस्चर की उपस्थिति में हीट दी जाती है, तो स्टार्च की जो कोशिकाएं हैं वो जल का अवशोषण करके फूल जाती है और जेल जैसी संरचना बनाती है। तो इसकी वजह से उसके अंदर एक इलास्टिक का निर्माण होता है। अगर या तो उसको आर्द्र ऊष्मा देती है और या फिर उसको अगर बहुत प्रेशर दिया जाता है और पानी भी दिया जाता है, तभी भी ऐसा हो जाता है इसके अंदर। तो जब आप आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा थोड़ी देर में दम लगाना पड़ता है और उसको खींचने पर उसके अंदर एक इलास्टिसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से आप रोटी अच्छी बना पाते हैं, बाटी अच्छी बना पाते हैं, ब्रेड अच्छी बनती है। तो ये सब ग्लूटेन की वजह से। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो कि केवल गेहूँ में पाया जाता है और उसके अलावा एक दो और अनाज है जिनमें पाया जाता है। तो ये इसके एक ख़ास बात है। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि इस तरह से मतलब आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। जो आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से प्रैक्टिकल फाइल में करें, तो देखिए ये मैंने एक प्रारूप बनाया है और एक एग्जांपल आपको दिया है कि जैसे व्यंजन का नाम है रोटी, है ना, क्योंकि आप पता है कि आपको कि गेहूं की बहुत सारी चीज़ें बनती है या बाजरी की या जौ की, ये सब अनाजों में आ रहे हैं। तो इनमें से कोई सा भी आप व्यंजन चूज़ कर लें और फिर जो भी आपको रेसिपी बनानी है वो रेसिपी आप इस पैटर्न पे लिखिए। जैसे कि ये सामग्री लिखी है मैंने, यानी कि क्या क्या आइटम इसके अंदर लगते हैं। फिर मात्रा लिखिए कि इसके अंदर कितना कितना ये जो सामग्री है वो लेनी है। ये मात्रा ग्राम में या मिलीलीटर में होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं लिखेंगे इसमें कि एक कटोरी ले लिया, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये कटोरी छोटी या बड़ी, कितनी बड़ी।
गिलास लिया, कौन सी गिलास, कांच की गिलास, स्टील की गिलास, कितनी बड़ी गिलास। तो यह अंतर हो जाने की वजह से आपकी रेसिपी में जो है इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। दूसरी बात ये कि आप जो भी बनाएं वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बनाएं। तैयार मात्रा एक परोस मात्रा ही होनी चाहिए। जैसे कि आपने अगर परोसते हैं पहली बार में तो एक रोटी रखते हैं, तो वो एक रोटी कितनी से बनेगी, 30 ग्राम आटे से बनती है। 10 ग्राम एक्स्ट्रा मैंने फलेथन के लिए लिखा है इसमें। तो अब इसमें जैसे मैंने रेसिपी लिखी आपकी कि गेहूं के आटे को छान लिया, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। इसके बाद क्या किया, उसके बाद पानी डालकर मिलाया और उसको गूँथ लिया। फिर अगला स्टेप, दबाते और घुमाते हुए लोई बनाई और चकले पर बेलन से गोल बेला, ठीक है। फिर गरम तवे पर डालकर दोनों तरफ से सेक लिया। इसमें हर चीज़ आप ऐसे लिखोगे कि मैंने ये किया, कि आप घर पे बना के देखोगे और फिर इसके अंदर लिखोगे कि मैंने ये ऐसे बना लिया। फिर गरम रोटी पर घी लगाकर सब्जी के साथ परोसे, यानी परोसना कैसे है ये भी आपको इसमें लिखना है। और लास्ट में तैयार मात्रा कितनी है ये आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। जब ये इतना आप कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर से न्यूट्रिएंट किस तरह से निकाला जाता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको न्यूट्रिएंट निकालना आपके सेकंड प्रैक्टिकल में भी सिखाया जा रहा हो। तो आप इसे समझ गए कि ये कितना कितना लेना है। ये हर चीज़ में मिलीलीटर लेना है। और ख़ास तौर से जो न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये गेहूं का आटा या घी है, इसके लिए आप ये नहीं लिख सकते आवश्यकता अनुसार, क्योंकि ये इस फूड के अंदर जा रहा है और उसके बाद में एब्जॉर्ब हो रहा है, उससे न्यूट्रिएंट मिल रहा है। अगर आप आवश्यकता अनुसार लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना लगा रहे हो और आपको कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है। अल्टीमेटली आपको ये पता चलना चाहिए कि इसमें कैसे बना रहे हैं, कितना लेना है। और जहाँ तक हो सके आप एक्यूरेसी रखें, जिससे कि आप दोबारा भी बनाना चाहें तो भी आप बना सकें। एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से कोई रेसिपी बनाने के लिए दी जाएगी। तो ये आपको फॉर्मेट मिल गया है। ये आप नेक्स्ट वाला देखो कि अभ्यास पुस्तिका में कैसे दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, दिए गए उदाहरण के अनुसार अनाज के 2 व्यंजन की विधि लिखिए। तो अब ये आपको ऐसे विधि लिखनी है और यहाँ पर साइड में जो है फ़ोटो चिपकानी है, ठीक है। आप समझ गए किस तरह से करना है। तो चित्र आपको मिल जाएंगे मैगज़ीन में, अखबार में मिल जाएंगे, नहीं तो आप बना भी सकते हैं, हाथ से चित्र बनाएं और साइड में होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ के 2-2 मुझे विधियाँ चाहिए और फिर बाद में अपन इनको करेंगे कि इनको और भी ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आप, मैंने इसमें चपाती लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपलेस्ट चुनेंगे। आप इसमें से बढ़िया चीज़ सोच करके और उसकी रेसिपी लिखें, तो आप उसमें से और अच्छा सीखेंगे और साथ में एग्ज़ाम में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ गए आप। और कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और कोई भी प्रैक्टिकल की अगर आपको लग रहा हो कि ये रेसिपी लूँ या दूसरी लूँ या मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ, तो आप मुझे उसकी फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, जो विधि आप देना चाहती हैं, ठीक है। फिर आप फाइल में लिखिए। ओके, थैंक्स।